हेलो दोस्तों, जैसा कि हम अपने इस चैनल के माध्यम से हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि हिंदी साहित्य से संबंधित आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी प्रतिभागियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। तो आइए देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। बाणभट्ट की आत्मकथा है एक, जीवन मूल्यों पर आधारित उदात्त प्रेम कथा। बाणभट्ट की जो आत्मकथा है उसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और ये एक उपन्यास है। अगला प्रश्न, सफलता पुरुष को बांधने में है किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है। बाणभट्ट की आत्मकथा में यह कथन किसका है? तो यह कथन है महामाया भैरवी का। किसका कथन है? महामाया भैरवी का। जैसा कि मैंने आपको बताया, बाणभट्ट की आत्मकथा जो है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा विरचित निम्नांकित कृतियों में से कौन सी कृति उपन्यास विधा से संबंधित नहीं है? तो चारुचंद्र लेख उपन्यास है, बाणभट्ट की आत्मकथा भी उपन्यास है, अनामदास का पौधा उपन्यास है और कुटुर जो है वो उपन्यास नहीं है। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, राम का यह कथन किसके जीवन की त्रासदी है? ये निराला के जीवन की त्रासदी है। निराला के जीवन की त्रासदी है, जो कि राम की शक्ति पूजा से यह पंक्तियां ली गई है। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। अगला प्रश्न देखते हैं। गोदान का कौन सा पात्र प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है? तो प्रोफेसर मेहता जो गोदान में हैं वो प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों के वाहक हैं, यानी कि प्रेमचंद ने प्रोफेसर मेहता के माध्यम से अपने विचारों को रखा है। अगला प्रश्न देखते हैं। उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिसमें अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं? तो ये पंक्तियां कामायनी के लज्जा सर्ग से ली गई है। कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित खड़ी बोली का महाकाव्य है, जो सन 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्सवादी आलोचक है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा मार्क्सवादी आलोचक हैं। हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार से, निम्नांकित में से कौन रीति सिद्ध काव्यधारा का कवि है? रीति सिद्ध काव्यधारा का कवि, तो जो बिहारी हैं वो रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। केशव और चिंतामणि रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं और घनानंद रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। काव्य को प्रकृति की अनुकृति किसने माना है? तो अरस्तु ने काव्य को प्रकृति की अनुकृति माना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी प्लेटो की रचना नहीं है? तो ये जो पेरिपोइटिकेस है ये प्लेटो की रचना नहीं है, ये अरस्तु की रचना है। और इयोन, रिपब्लिक, पोलितेया ये सब प्लेटो की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कविता और छंद में घनिष्ठ संबंध है। कविता हमारे प्राणों का संगीत है, छंद हृदय कंपन। कविता का स्वभाव ही छंद में लयमान होता है। उक्त कथन किसका है? तो यह कथन सुमित्रा नंदन पंत जी का है। ये प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कविता और छंद में घनिष्ठ संबंध है, ये पंक्तियाँ किसकी है? तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? सुमित्रा नंदन पंत की हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। रुयक किस ग्रंथ के रचयिता हैं? तो अलंकार सर्वस्व जो ग्रंथ है उसके रचयिता हैं रुयक। काव्य अलंकार ग्रंथ के रचयिता हैं भामह। कुवलयानंद के हैं अप्पय दीक्षित और जो काव्यदर्श है उसके रचयिता हैं दंडी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भावकत्वम साधारणीकरणम की उक्त परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा है आचार्य भट्ट नायक की।
आचार्य भट्ट नायक ने रस निष्पत्ति से संबंधित सर्वप्रथम जो है वो साधारणीकरण का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। आश्रय की वे सूक्ष्म मानसिक क्रियाएं जो स्वयं उत्पन्न होती हैं, चाहने पर भी रोकी नहीं जा सकती, वो क्या कहलाती हैं? तो वो कहलाती हैं सात्विक अनुभाव। अगला प्रश्न देखते हैं। अभिनव गुप्त का रस निष्पत्ति विषयक मत कहलाता है। अभिनव गुप्त का रस निष्पत्ति विषयक जो मत है वो अभिव्यक्तिवाद कहलाता है। अनुमितिवाद आचार्य शंकु का मत है, जिन्होंने चित्रतरंग के माध्यम से अपने मत को समझाया है। और उत्पत्तिवाद भट्ट लोल्लट का मत है। और भुक्तिवाद जो है वो भट्ट नायक का मत है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है? तो वक्रोक्ति का जो भेद है वो शब्द वक्रता नहीं है, वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वाध वक्रता और प्रबंध वक्रता, ये वक्रोक्ति के भेद हैं। वक्रोक्ति सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो आचार्य कुंतक ने किया है। कुंतक का ग्रंथ है वक्रोक्ति जीवितम। और वक्रोक्ति के 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। रस गंगाधर ग्रंथ के रचयिता है। तो रस गंगाधर जो ग्रंथ है इसके रचयिता हैं पंडित राज जगन्नाथ। विश्वनाथ का ग्रंथ है साहित्य दर्पण। भरत मुनि का है नाट्यशास्त्र। मम्मट का ग्रंथ का नाम है काव्य प्रकाश। अगला प्रश्न देखते हैं। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। वह एक श्रेयमयी प्रेय रचनात्मक ज्ञानधारा है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है जयशंकर प्रसाद जी का। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ है। तो भारतीय काव्य शास्त्र का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है नाट्यशास्त्र। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। काव्य अलंकार के जो रचयिता हैं वो हैं भामहा, ध्वन्यालोक के आनंदवर्धन, काव्यदर्श के दंडी। अगला प्रश्न देखते हैं। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम उक्ति किस आचार्य की है? तो यह उक्ति है पंडित राज जगन्नाथ की, जिनके ग्रंथ का नाम है रस गंगाधर। विश्वनाथ के साहित्य दर्पण, मम्मट के ग्रंथ का नाम है काव्य प्रकाश और भामह के ग्रंथ का नाम है काव्य अलंकार। अगला प्रश्न देखते हैं। कोरवी का संबंध किस उपभाषा से है? तो कोरवी का संबंध है पश्चिमी हिंदी से। कोरवी यानी कि खड़ी बोली। कोरवी को खड़ी बोली भी कहा जाता है। कुरु जनपद की बोली होने के कारण इसका नाम कोरवी भी पड़ा। और इसे हिंदुस्तानी, सरहिंदी आदि भाषाओं के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अपभ्रंश एवं ब्रज भाषा के योग से कौन सी भाषा बनती है? तो अपभ्रंश एवं ब्रज भाषा के योग से पिंगल भाषा बनती है। कौन सी? देखो, अपभ्रंश एवं ब्रज के योग से बनी पिंगल। और अपभ्रंश एवं राजस्थानी की यदि बात आती है तो अपभ्रंश एवं राजस्थानी के योग से बनेगी डिंगल भाषा। तो साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।